गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है मेंडिंग वॉल, जो कि बहुत ही फेमस पोइम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। तो सबसे पहले जानते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में, जो कि अमेरिकन पोइट है। ही वाज बोर्न ऑन 26 मार्च इन 1874 इन सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया इन यूनाइटेड स्टेट। तो उनका जन्म 26 मार्च 1874 को होता है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में। He was died on 29 जनवरी 1963 बॉस्टन, यूनाइटेड स्टेट। और उनकी मृत्यु जो होती 29 जनवरी को होती 1960 में बॉस्टन, यूनाइटेड स्टेट्स के अंतर्गत। उनका मेन जो ऑक्यूपेशन है, जो व्यवसाय था, वो पोइट्री को लिखना था और प्लेस को लिखना था। नोटेबल वर्क्स उन्होंने बहुत सारे काम किया, लेकिन कुछ जो एक नोटेबल वर्क्स है वो है कार्य है उनका ए बॉयज बिल्ड नॉर्थ ऑफ बॉस्टन, और जो मेंडिंग वॉल है वो इसी में पब्लिश हुई थी। He was honored with the Pulitzer Prize 4 times। उनको पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था, जो कि उनको 4 बार मिला है। 1924 में, 1931 में, 1937 में और 1943 में। अब कुछ बेसिक जानकारी जान लेते हैं मेंडिंग वॉल के बारे में। तो मेंडिंग वॉल जो पोएम है, इट वाज पब्लिश्ड हुई थी नॉर्थ ऑफ बॉस्टन में 1914 के अंतर्गत। और इसके अंतर्गत हमें 2 कैरेक्टर मिलते हैं, स्पीकर जो कि पोइट खुद है और दूसरा उसका पड़ोसी है। तो जो पोइट है डिसलाइक्स और डिसअप्रूव्स ऑफ वॉल्स, वो नापसंद करता है और वो एग्री नहीं होता कि दीवार वहां पर होनी चाहिए। ही अंडरस्टैंड दैट दे डिवाइड एंड सेपरेट पीपल, क्योंकि उसका मानना है कि जो वॉल्स होती है, दीवारें होती है, वो विभाजन कर देती है और लोगों को अलग करती है। नेबर, जबकि उसका पड़ोसी है, लाइक्स एंड अप्रूव्स ऑफ वॉल्स, वो पसंद करता है और दीवालों के प्रति वो सहमति अपनी प्रदर्शित करता है, यानी वो चाहता है कि दीवारें वहां पर होनी चाहिए। ही सीज देम एज क्रिएटिंग बाउंड्रीज एंड फॉस्टिंग गुड नेबर लाइफ। वह देखता है कि जो दीवारें जो होती हैं वो अच्छी बाउंड्रीज को क्रिएट करती हैं, और जब अच्छी बाउंड्रीज होती है तो वे अच्छे पड़ोसियों को भी बनाते हैं। टाइम, जो पोइम लिखी गई थी उस पर स्प्रिंग सीजन इसमें दिखाया गया है, और इसको जो सेट किया गया था इस पोइम को, वो कंट्री साइड है स्प्रिंग सीजन में। इसके अंदर पूरी पोइम जो है 45 लाइन्स के अंतर्गत है, और इसको एक वर्ड पैराग्राफ में लिखा गया है। यूज ऑफ फर्स्ट प्रोनाउन, इसके अंतर्गत फर्स्ट प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, जिसमें पर्सनल टोन एंड मोनोलॉग, जो एक प्रकार का मोनोलॉग है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है तो इट मीन द पोइट इज राइटिंग अबाउट हिमसेल्फ, यानी पोइट ने अपने आप को वहां पर, यानी जो स्पीकर वो खुद ही है, इसलिए फर्स्ट प्रोनाउन। हालांकि थर्ड पर्सन प्रोनाउन ये, लेकिन आई जो कि एक बताता है कि इसमें पोइट खुद ही स्पीकर है। और इसकी जो थीम है वो मॉडर्न एंड ऑर्थोडॉक्सी एटीट्यूड है। 2 दृष्टिकोण व्यक्त किए गए हैं इसमें, मॉडर्न आधुनिक और रूढ़िवादी विचारधारा भी है। द मेन थीम इज द मेन डिवीजन, और इसका जो मुख्य विषय है कि मनुष्य ही जो डिवीजन क्रिएट करता है। अब हम पोइम को पढ़ते हैं। मेंडिंग वॉल, समथिंग देयर इज दैट डजंट लव यू वॉल। समथिंग का मतलब होता है या मैजिक, कुछ एक नेचर वर्क, एक प्रकृति का कार्य है, या फिर कुछ बियॉन्ड द नॉलेज ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव की ज्ञान से भी परे। तो वो मैजिक है, दैट देयर इज, वहां कुछ ना कुछ जादू है। दैट डज नॉट लव यू वॉल, जो दीवार को नहीं चाहता, क्योंकि इसका मतलब है, क्योंकि मेंडिंग वॉल है तो मेंडिंग वॉल को होता है दीवार को रिपेयर करना। तो जब वो दीवार को रिपेयर करने की बात है तो कुछ ना कुछ वहां जादू ऐसा होता है जो दीवार को पसंद नहीं करता है। इसके अंदर दीवार बार बार गिर जाती है। दैट सेंड्स द फ्रोजन ग्राउंड सॉइल अंडर इट। देखिए सॉइल का मतलब फूलना होता है, फ्रोजन का मतलब ठंडक की वजह से, क्योंकि जब स्प्रिंग सीजन है तो वहां पर क्या होता है, सीलन आ जाती है दीवारों के अंदर। जब दीवारों के अंदर सीजन आ जाती है तो वो जो होती है ग्राउंड जो होती है, जो दीवारें होती है वो फूल जाती है अंडर इट, इसके अंदर में वो फूलने लगती है। एंड स्पिल्स द अपर बॉलर्स इन द सन। तो बॉलर्स का मतलब होता है स्टोन्स, पीसेस, यानी पत्थर के टुकड़े इन द सन। तो सूरज की रोशनी में, सूरज की मतलब रोशनी मतलब हीट में, गर्माहट में। और जब वो ठंडक की क्योंकि फूलने लगी है तो जब गर्माहट होने लगती है, हीट मिलने लगती है, तो अपर बॉलर्स मतलब ऊपर वाले जो स्टोन्स होते हैं, स्पिल्स वाले, वो फॉल डाउन, वो पत्थर सारे नीचे गिरने लगते हैं। तो वही कह रहा है कि जब सूरज की, जब ठंडक, जब स्प्रिंग टाइम में जब सीलिंग वगैरह होने लगती है तो अंदर से वो दीवारें फूलने लगती हैं। और जब सूरज की हीट जब वहां मिलती है तो ऊपर वाले जो बॉल्स होते हैं वो गिरने लगते हैं, स्टोन्स गिरने लगते हैं। और वही चीज है, यही कहा है कि शायद कुछ ना कुछ जादू जो दीवारों को पसंद नहीं करता, इसी वजह से दीवार वहां पर गिरने लगती है। एंड मेक्स गैप्स इवन टू कैन पास एवरेस्ट, और वहां पर गैप्स माने गैप बन जाते हैं, वहां पर काफी होल्स हो जाते हैं। इवन टू कैन, इतने बड़े होल्स हो जाते हैं कि 2 व्यक्ति पास एवरेस्ट, कम से कम 2 लोग आराम से वहां से गुजर सकते हैं।
द वर्क ऑफ हंटर्स इज अनदर थिंग। तो यहाँ कहता है कि थोड़ा शैतानी मूड में नजर आता है, जो हंटर का जो कार्य होता है वो दूसरी चीज है। आई हैव कम आफ्टर देम एंड मेड रिपेयर। मैं हमेशा जब गैप बन देम का मतलब गैप जब बन जाते हैं, मैं हमेशा उसके बाद आता हूँ एंड मेड रिपेयर, और दीवार को क्या करता हूँ फिर से रिपेयर कराता हूँ जो इसमें होल हो चुकी है। वेयर दे हैव लेफ्ट नो वन स्टोन ऑन स्टोन, जब वे वहां पर कोई लेफ्ट मतलब रहता ही नहीं कोई भी स्टोन, यानी एक स्टोन के ऊपर भी कोई दो दूसरे स्टोन वहां पर नजर नहीं आता है। बट दे वुड हैव द रैबिट आउट ऑफ हाइडिंग, शायद ऐसा लगता है कि जो हाइडिंग माने छुपाने का, तो रैबिट है, रैबिट क्या करते हैं वहां पर छुपे हुए रहते हैं। तो प्लीज द एल्पिन डॉग, और जो एल्पिन डॉग्स होते हैं, जो वो डॉग्स एल्पिन डॉग्स मतलब जो जीव ने जो किसी का हंटिंग यानी किसी का शिकार करने के तैयार रहते हैं, तो कहते हो कि जो एल्पिन डॉग्स होते हैं वो वहां पर शिकार करने के लिए आते हैं, लेकिन रैबिट क्या होता है वो शिकार होने से बचने के लिए इन दीवारों के पीछे वहां पर छुप जाती है। शायद ये एक प्रकार का गेम होता है जहाँ पे है रैबिट और जो डॉग्स होते हैं उनके बीच में होता है। डॉग्स वहां और रैबिट उनको प्लीज करने के लिए वो बाहर आते हैं। तो यानी कहने का मतलब है दीवारों के जो होल्स हो जाते हैं, होल्स होल्स के बीच में रैबिट चले जाते हैं, वो अपने आप को छुपा लेते हैं। तो इस तरीके से वहां पे एक प्रकार का गेम बन जाता है। द गैप्स आई मेड, अब यहाँ पोइट ये कहता है कि जो आई मेड उसका जो मतलब है गैप्स उन होल्स के साथ। नो वन हैज सीन देम मेड एंड और हर्ड देम मेड, कि ना तो किसी ने उनको बनते हुए देखा है गैप्स को, और ना ही कभी किसी ने इनके बारे में सुना कि किसने गैप बनाए हैं। बट एट स्प्रिंग बेंटिंग टाइम वी फाइंड देम देयर, लेकिन फिर भी जब बसंत ऋतु का समय आता है तो हम हमेशा उनको वहां पर पाते हैं, बड़े बड़े होल हो जाते हैं। आई लेट माई नेबर नो बियॉन्ड द हिल, बियॉन्ड द हिल का मतलब होता है कि पहाड़ी के उस पार, यानी उसका जो पड़ोसी पहाड़ी के उस पार रहता है, तो आई लेट माई नेबर, तो वो पड़ोसी को इंफॉर्मेशन देता है कि वहां पर होल्स बन चुके हैं। एंड ऑन ए डे वी नीड टू वॉक द लाइन, और उस फिर एक दिन हम डिसाइड करते हैं कि हम मिलेंगे, और वॉक द लाइन का मतलब होता है मेंडिंग वॉल, जहाँ पर दीवार बनी उस लाइन पर हम मिलेंगे, यानी मेंडिंग जो हमारी दीवार है उसको रिपेयर करने के लिए। एंड सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन, और एक बार फिर से हम अपने बीच में क्या कर देंगे, सेट कर देंगे वॉल को, यानी हम दीवार को फिर से रिपेयर करके बना देंगे। वी कीप द वॉल बिटवीन अस एज वी गो, जैसे हम चलते चले जाते हैं, जैसे हम लाइन को क्रॉस करते जाते हैं, दीवार को हम अपने बीच में बनाते चले जाते हैं। टू ईच द वॉलर्स दैट हैव फॉलन टू ईच, लेकिन क्या होता है जैसे जैसे हम दीवारों को बनाते चले जाते हैं, वैसे क्या होता है जो स्टोन पीसेस होते हैं दैट हैव फॉलन टू, वो क्या होता है एक के बाद गिरने लगते हैं। यानी ये लोग दीवारों को बना रहे हैं, पड़ोसी एंड द पोइट, लेकिन जो स्टोन्स हैं वो गिरते चले जाते हैं। एंड सम आर लोब्स एंड सम सो नियरली बॉल्स, तो देखिए यहाँ पे सम आर लोब्स, लोब्स का होता है तो ब्रेड की तरह चौकोर होते हैं, एंड सम सो नियरली कुछ गेंद की तरह है। तो यानी क्योंकि मेन रीजन एक ये भी है कि बॉलर एंड स्टोन्स का गिरने का, कि वो एक अनइक्वल नहीं है, दे आर नॉट द इक्वल साइज, वो इक्वल साइज के नहीं है, कुछ ब्रेड की साइज के कुछ बॉल्स की साइज। तो यहाँ पे देखिए मेटाफर तो उसने इस्तेमाल किया है कि यहाँ पे स्टोन्स को कंपेयर किया है ब्रेड के साथ और balls के साथ। तो here we can find the metaphor of speech. We have to use this spell to make them balance, क्योंकि they are unequal, वो एक जैसे नहीं है। तो हमें स्पेल का मतलब है मैजिक, हमें कुछ ना कुछ मैजिक का प्रयोग करना होता है टू मेक देम, यानी हम स्टोन्स के बीच में बैलेंस बना लें जिससे कि वो दीवार में आराम से टिक सके लग सके। तो वहां पर हम एक जादू का इस्तेमाल करते हैं। स्टे वेयर यू आर अंटिल आर बैक्स आर टर्न, तो यहाँ पर कभी कहता भी है कि स्टे तुम रुके रहो, वेयर यू आर जहां पर तुम हो, आर बैक साइड जब तक कि हम अपने घर वापस आते हैं। क्योंकि होता है कि डेफिनेटली वो बार बार स्टोन्स को लगाते हैं, मैं दीवार को वॉल को प्रिपेयर करते हैं, रिपेयर करते हैं, पत्थर को लगाते हैं, लेकिन पत्थर बार बार गिर जाते हैं। तो वही कहता है कि अभी पत्थर प्लीज आप लोग वहीं पर टिके रहो जब तक हम अपने घर वापस ना चले आए, क्योंकि वो हल्का सा टर्न होते हैं, तुरंत वो स्टोन्स गिरने लगते हैं। तो वही होता है मिस्टीवियस अंदाज में कहता है प्लीज यहाँ रुक दो, हम कम से एटलीस्ट इधर तो चले जाए अपने। वी वियर आर फिंगर्स, वी का मतलब होता है द पोइट एंड द रिवर। तो कहते हैं आर फिंगर्स रफ, हमारी फिंगर्स क्या हो जाती है, रफ हो जाती है विद हैंडलिंग देम, क्योंकि हम किसको हैंडलिंग कर रहे हैं, हम लोग स्टोन्स को हैंडलिंग कर, क्योंकि स्टोन्स को बार बार लगाते चले जाते तो हमारी फिंगर्स भी खराब होती जाती, गंदी होती जाती थी। और जस्ट अनदर काइंड ऑफ आउटडोर गेम, एक ऐसा लगता है जैसे कि ये एक प्रकार का आउटडोर गेम, क्योंकि घर के बाहर है, तो एक प्रकार का ऐसा गेम है, हम स्टोन्स को लगाते हैं बॉल को रिपेयर करने के लिए, मेंट करने के लिए, और बार बार पत्थर गिर जाते हैं, हम फिर से लगाते हैं, वो पत्थर बार बार गिर जाते हैं, हम लगाते हैं गिर जाते हैं, हम लगाते हैं। तो एक प्रकार का ये आउटडोर गेम है। ऑन वन ऑन वन ऑन वन ऑन ए साइड, एक तरफ इट कम्स टू लिटिल मोर, ये थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन है एक ही तरफ, लेकिन हो सकता है कभी कभी बहुत ज्यादा भी हो जाता है गेम। देयर वेयर इट इज वी डू नॉट नीड द बॉल, तो यहाँ पर थोड़ी सी एक शैतानी मूड पे कभी बोलता है कि कहाँ वी डू नॉट नीड द बॉल, हमें दीवार की आवश्यकता नहीं है।
ही इज ऑल पाइन, पाइन का मतलब पाइनएप्पल के ट्रीज, उसके सारे जितने भी ट्रीज हैं वो पाइनएप्पल के हैं। एंड आई एम एप्पल ऑर्चर्ड, मेरा जो बगीचा है वो एप्पल का, तो मेरे पास ट्रीज किसके हैं, एप्पल सेब के हैं, उसके पास पाइनएप्पल के हैं। माई एप्पल ट्रीज विल नेवर गेट अक्रॉस, और मेरे जो एप्पल के पेड़ हैं वो कभी भी बगीचे को पार करके वहां पर नहीं जाएंगे। एंड ईट द कॉर्न अंडर हिज वाइफ, और ना ही उसकी कॉर्न का मतलब फसल, ना ही उसकी फसल जो कि पाइन्स की है उसको नहीं खाएंगे। यानी कहने का मतलब हम दीवार क्यों बना रहे हैं, हमें दीवार की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके पाइनएप्पल के पेड़ हैं और मेरे एप्पल के हैं। मेरे एप्पल अपने बगीचे को छोड़कर उसकी तरफ नहीं जाएंगे, ना ही उसकी फसल को खाएंगे, पाइनएप्पल को। तो आई टेल, मैं उसे बार बार बताता हूँ कि वी डू नॉट नीड द बॉल, कि हमें बॉल की जरूरत ही नहीं है। लेकिन उसका जो वो है पड़ोसी है, वो कभी इस चीज को नहीं समझता ही, और से वो केवल एक ही बात जानता है, गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, की फेंसेस का मतलब होता है दीवारें, कि अच्छी दीवारें हमेशा अच्छी पड़ोसी बनाती, वो केवल इसी चीज पर टिका रहता है। स्प्रिंग इज द स्प्रिंग इज द मिस्chief इन मी, तो कहता है कि जो बसंत ऋतु वो हमेशा जब भी बसंत आती है मेरे अंदर कुछ शैतानी भरी चीजें उमड़ने लगती हैं। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, इफ आई कुड पुट नोशन इन मी दैट, अगर मैं उस हेड का मतलब हो गया पड़ोसी के हेड में, अगर नोशन नहीं विचार, अगर मैं काश मैं इस विचार को उसके माइंड में रख पाता, यानी मैं उसको बता पाता, मैं उसको समझा पाता कि हमें दीवार की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे आश्चर्य थी, मैंने ऐसा नहीं कर पाया। वाई डू मेक द गुड नेबर्स, वो क्यों हमेशा अच्छे पड़ोसी बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी अच्छे पड़ोसी हैं, तो हमें अच्छे पड़ोसी बनने की आवश्यकता क्यों है, इजंट इट, ऐसा क्यों है, वेयर देयर आर काउज हमारे बीच में। हाँ, अच्छे पड़ोसी बनाने की आवश्यकता वहां होती है जहां पर क्या होती है, गाय होती है, काउज होती हैं, बट हियर देयर आर नो काउज, लेकिन यहाँ पर तो कोई गाय नहीं, क्योंकि गाय अगर मेरे पास होती या मेरे पड़ोसी के पास होती तो हो सकता है कि वो एक दूसरे के बगीचे को क्रॉस करके वहां की फसल को नष्ट कर देती, तो शायद हमारे जो रिलेशन थे वो बिगड़ जाते। लेकिन यहाँ तो गाय भी नहीं है, तो हम क्यों अच्छे पड़ोसी बनने की कोशिश करते हैं, क्यों हम दीवार को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी अच्छे पड़ोसी हैं। बिफोर आई बिल्ट ए वॉल, लेकिन ऐसे विचार तभी मेरे मन में आते हैं जब हम दीवार को बनाते हैं। आई वुड आस्क, मैं उससे जानने की कोशिश भी करता हूँ, मैंने उससे जानने की कोशिश की। वॉट आई वॉज विलिंग इन, वॉलिंग इन, वॉलिंग का मतलब दीवार बना, इन माने अंदर की तरफ, क्योंकि दीवार जब बन जाती है तो एक इस साइड हो जाता है और दूसरा उस साइड है, तो वॉलिंग इन, तो आई वॉज मैं इस दीवार के अंदर हूँ और वो दीवार के बाहर की तरफ है। एंड टू हुम आई वर्क लाइक टू गिव ऑफेंस, समझ में आता है, टू हुम किसको, आई वर्क लाइक टू गिव ऑफेंस, हम किसको पनिशमेंट देते हैं, हम क्यों ऐसा करते हैं, ये अपने आप में एक प्रकार का ऑफेंस अपराध है कि हम क्यों लोगों के बीच में डिवीजन को क्रिएट करते हैं। ये हमारे लिए मेन ही है जो दो लोगों के बीच में डिवीजन को क्रिएट करता है, ये मेंटिंग पॉल है जो दो लोगों के बीच में डिवीजन को क्रिएट करता है। वरना जो अगर हम एक मिलिट्री अगर हम बात करें तो मिलिट्री सेना होती है वो डिवीजन को क्रिएट करती है, एक दो सेनाओं के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में। लेकिन दो ह्यूमन के बीच में हम क्यों मेंटिंग वॉर करते, क्यों हम दीवारों को बार बार बनाते हैं। समथिंग इस प्रकार को कहते हैं कि एक प्रकार का ऑफेंस है। समथिंग देयर इज दैट डजंट लव, वो फिर भी इस चीज को कहता है कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई जादू तो है, कोई ना कोई ऐसा हो सकता है भगवान की मर्जी हो, कुछ ना कुछ सुपर एलिमेंट है दैट डजंट लव दीवार, जो दीवार को वहां पर नहीं चाहता, और यही वजह है कि पृथ्वी बाबा दीवार को गिरा देती है, दैट वांट इट डाउन, और यही पृथ्वी जो इस दीवार को गिरा देती है। आई कुड से एल्स टू हिम, और एल्स का मतलब परी है, मैं कह सकता हूँ शायद ये परी हो सकती है, कोई जादूगर का काम हो सकता है, बट इट नॉट एल्स एग्जैक्टली, ये बात है परी का काम नहीं। एंड आई वुड रादर, मैं इस चीज को बताता हूँ, ही सेड इट फॉर हिमसेल्फ, वो अब इस चीज को हमेशा अपने आप से कहता है, आई सी हिम देयर, मैंने हमेशा, मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो अपने आप से एक ही चीज कहता है, और मैंने उसको देखा भी है देयर, ब्रिंगिंग ए स्टोन ग्रेप्स फर्मली बाय द टॉप, वो ब्रिंगिंग लेकर आ रहा है स्टोन माने पत्थर को, ग्रेप्स फर्मी मतलब कस के पकड़ के बाय द टॉप, यानी वो दीवार को पत्थर को लेकर के आता है और टॉप तक यानी ऊपर ऊपर तक लगाता चला जाता है। इन ईच हैंड, और प्रत्येक हाथ में उसके स्टोन्स है, लाइक एन ओल्ड स्टोन सेविस्ड ऑन, वो कहता है कि अब यहाँ पे देखिए सिमली का इस्तेमाल किया क्योंकि वो कहता है किस तरीके से देखिए वो ऐसा लगता है जब पुराने पाषाण काल में जो लोग होते थे, जो जंगली टाइप के होते थे, जो अजीब से होते थे, तो वो उसी तरह जब वो अपने हाथों में जब स्टोन्स को लेकर के चलता तो ऐसा लगता है मुझे पुराने पाषाण काल का वो जो शस्त्र को लेकर चलाते तो भाई उसी व्यक्ति के रूप में नजर आता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टीरियस मूड में वो नजर आता है कोई, वो इस तरीके से ये उसने फिगर ऑफ स्पीच सिंबल का इस्तेमाल किया है। ही मूव्स इन डार्कनेस,
और वह मुड़ जाता है कहाँ पर, अंधकार की तरफ, क्योंकि अंधकार का मतलब डार्कनेस का मतलब है इग्नोरेंस। यानी कौन, पड़ोसी जो इग्नोर है, यानी वो समझने की कोशिश नहीं करता, वो एक ऑर्थोडॉक्सी एटीट्यूड को अपनाता है कि गुड फैंसेस मेक गुड नंबर्स, इसी चीज पर टिका हुआ है वो रूढ़िवादी। हम आधुनिक विचारधारा को नहीं समझते। एज इट सीम्स टू मी, ऐसा नजर आता है किसको, कवि को, यानी कवि स्त्री को होता है, वो बहुत ही रूढ़िवादी विचारधारा का, वो कभी भी अपनी इग्नोरेंस से बाहर नहीं आ पाएगा। नॉट अ, ये अंधकार जंगलों का नहीं है, उस पेड़ों का नहीं है, एंड द स्ट्रीट ऑफ, नहीं उन पेड़ों का। ये वो कहता है कि जो हमारे बीच में जो दीवार है, कि उसका अंधकार नहीं है, ये जो जंगल वहां पर है, जो पेड़ पौधे लगे हैं, जो उसका अंधेरा नहीं है, बल्कि ये डार्कनेस है उसकी अज्ञानता का। ही विल नॉट गो बिहाइंड हिज फादर थिंग, फिर कभी भी अपने फादर की सेइंग जो है, स्टेटमेंट, उसका भी वो बाहर नहीं जाएगा। एंड ही लाइक्स हैविंग थॉट ऑफ इट सो वेल, वह हमेशा पसंद करता है, यानी वो इसी विचारधारा को फॉलो करना प्रीफर करता है, और हमेशा एक ही बात कहता है। ही सेज अगेन, बाबा कहता है, गुड फैंसेस मेक गुड नेबर्स, कि जो अच्छे पड़ोसी होते हैं, सॉरी अच्छी दीवारें होती है, वही अच्छी पड़ोसी बनाता है, और इसीलिए वो दीवार को मेंड करना, दीवार को रिपेयर करना प्रीफर करता है। अब देखिए इसके अंदर कुछ लिटरेरी डिवाइसेस में हुए सिंबॉलिज्म है, ही मूव्स इन डार्कनेस। तो यहाँ पर जो डार्कनेस है वो एक सिंबल है किसका, नेबर की, पड़ोसी की अज्ञानता का। द मेंडिंग ऑफ वॉल इज द सिंबल ऑफ द यूजलेस, यानी जो बेकार है, जो मिलिट्री एक्सपेंसिव, जो मिलिट्री जो पैसे जो खर्च करती है बेकार है, विच में बी अवॉइडेड, जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए इंटरनेशनल ब्रदरहुड के केस में, है ना। तो यहाँ पे वो मेंटिंग हुई है कि मैन मेड डिवीजन की बात वो करता है, कि जो मिलिट्री बहुत सारे पैसे खर्च करती है ना, वो इंटरनेशनल ब्रदरहुड को बनाने के लिए, लेकिन हम, हमारे बीच में पड़ोसी, क्योंकि हम लोग तो यहीं के रहने वाले हैं, हम लोग तो अच्छे पड़ोसी हैं, हमें वो वॉल की आवश्यकता नहीं है। मैटर पे, एंड आर सम आर लोब्स, कुछ लोब्स माने ब्रेड के साइज के, और कुछ सम सो नियरली, कुछ बॉल के साइज के। तो यहाँ पर जो पोइट कंपेयर करता है कि जो स्टोन का जो शेप है, जो आकार है, वो ब्रेड और बॉल के शेप के साथ कंपेयर करता है, तो मेटाफर है। सिमिलरली इन ईच हैंड, वो प्रत्येक हाथ में, लाइक एन ओल्ड स्टोन सेविज आर्म, वो ऐसे चलता है जैसे कोई पुरानी वाली 65 युग का जो व्यक्ति जो अपने हाथों में पत्थरों को लेकर चला करता है, उसके ऊपर नजर आता है। द लाइन हैज सिमिलर एज द वर्ड लाइक, यहाँ पे लाइक वर्ड से हुए, तो यहाँ पे सिमिलर का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स में हमें मिलता है रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट साउंड इन द लाइन, लाइन में देखिए इसमें, एंड सेट द वॉल बिटवीन अस वंस अगेन, यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड का इस्तेमाल किया गया। कॉन्सोनेंट साउंड कौन सी, एन, देखिए एंट में भी आ रहा है, बिटवीन इसमें भी एन की साउंड है, और वंस अगेन इसमें भी एन की साउंड आती है, साथ में टी की साउंड भी है। सेट, पिट, तो यहाँ पर टी की साउंड भी, कॉन्सोनेंट जो रिपीट की गई है। दस, अब देखिए, टू प्लीज द एल्पिंग डॉग्स द गैप्स आई मेड, तो यहाँ पर प्लीज, जो पी की साउंड भी यहाँ पर हमें इस लाइन में देखने को मिलती है, तो कॉन्सोनेंट है। एसोनेंस इन द पोएम द रिपीटिशन ऑफ द सेम वोवेल, तो यहाँ पे सेम वोवेल को, ई वोवेल को वहां पर यूज किया गया है, तो जो दिखाई देता है, टू प्लीज, टू प्लीज द एल्पिंग डॉग्स द गैप्स आई मेड, तो यहाँ पर वोवेल साउंड हमें नजर आती है। एंजमेंट एक इस प्रकार का स्टेटमेंट होता है, इट रेफर्स टू द कंटिन्यूशन, कंटिन्यूशन ऑफ ए लाइन, जहां पर एक कंटिन्यूशन लाइन होती है, जहां बिना रुके आगे बढ़, यानी एक स्टेटमेंट कहा जाता है। एंड ही लाइक्स हैविंग थॉट ऑफ इट सो वेल, तो देखिए यहाँ पर ना फुल स्टॉप है ना कुछ है, बट सेम लाइन एक ही चल रही है बिना पॉज के। एंड ही से वो बाबा इसी विचार को वो रखता है, और हमेशा कहता है, गुड फैंसेस मेक गुड नेबर, अच्छी दीवारें अच्छी पड़ोसी बनाती, यही इसका एक सेंट्रल थीम भी है। और उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज समझ में आ गई हो अच्छी तरीके, पॉइंट मुझे से क्लियर हो गई होगी। एंड थैंक यू वेरी मच।